नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी आप लोग टीजीटी की कर रहे हैं तो आप टीजीटी की तैयारी में व्यस्त हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ईमानदारी के साथ आप लोग व्यस्त हैं। व्यस्त तो बहुत सारे लोग होते हैं। आज है 13 अप्रैल और आज 13 अप्रैल को हम लोग क्लास देखेंगे जो आपका एक मैराथन टाइप का क्लास होगा। मैराथन नवरात्रि का, ये समझ लो पहला मैराथन है। नवरात्रि में हमने अभी मैराथन नहीं कराया था, इससे पहले करवाया था। अब आज 13 अप्रैल 2024 को हम लोग नया मैराथन करने चल रहे हैं, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लिए हैं। जैसे भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्रों को भी हमने शामिल किया है, सिंधु घाटी सभ्यता का भी कुछ साक्ष्य लिया है और कुछ पहाड़ी शैली का डाटा लिया है, जिसमें बसोहली शैली पूर्ण रूपेण कंप्लीट है। अब ज़्यादा बातें न करते हुए सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलें और अपना जो है ज्ञान आगे बढ़ाएं। आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें, यहाँ उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होने वाली है। इन्हीं वाक्य के साथ स्टार्ट करते हैं पहाड़ी चित्रकला पर लिखी गई प्रमुख पुस्तक और लेखक की। एक साइड में विद्वान का नाम है, दूसरे साइड में वर्ष और तीसरे साइड में पुस्तक का नाम दिया गया। ओशी गांगुली विद्वान है, 1926 में एक पुस्तक लिखते हैं, मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग इनके पुस्तक का नाम होता है। अगला पुस्तक का नाम एनसी मेहता होता है। एनसी मेहता मित्रों विद्वान है, उन्होंने 1926 में एक पुस्तक लिखी, स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग। जबकि जेसी फ्रेंच साहब एक पुस्तक लिखते हैं मित्रों। जेसी फ्रेंच की अगर बात करते हैं 1931 में लिखते हैं और हिमालयन आर्ट के नाम से पुस्तक प्रकाशित होती है। डब्ल्यू.जी. आर्चर की अगर बात करते हैं 1952 में एक पुस्तक लिखते हैं, नाम इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स के नाम से छपती है। इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स एक अच्छी रचना है मित्रों, बढ़िया पुस्तक डब्ल्यू.जी. आर्चर की बताई जाती है। एम.एस. रंधावा की अगर बात करते हैं मित्रों तो 1954 में एक पुस्तक लिखी जाती है, कांगड़ा वैली पेंटिंग, और उसके साथ कृष्णा लेजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग्स और बसोहली पेंटिंग। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? एम.एस. रंधावा के द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई? 1954 में लिखी गई। कई बार सन भी पूछा गया, इसलिए आपको याद रखने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है मित्रों कार्ल खंडलावाला, नाम कार्ल खंडलावाला है, 1958 में एक पुस्तक लिखते हैं, सन भी पूछा गया है और पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग का नाम भी पूछा गया। तो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी है मित्रों? कार्ल खंडलावाला ने लिखी है। कब लिखी? 1958 में लिखी है। अगला नाम एफ.एस. एजाजुद्दीन का आता है। एफ.एस. एजाजुद्दीन की अगर बात आती है 1978 में ये पुस्तक लिखी जाती है, पहाड़ी पेंटिंग्स इन 6 पोर्ट्रेट्स इन लाहौर म्यूजियम। बहुत अच्छी पुस्तक है, एफ.एस. एजाजुद्दीन के द्वारा लिखी जाती है और पहाड़ी शैली के लोग बढ़िया कलाकारों में शुमार है मित्रों। उस टाइम के एक अच्छे कला समीक्षक के रूप में लोग जाने जाते रहे। अब आगे बढ़ते हैं और बसोहली शैली के बारे में कुछ डाटा हम कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। बसोहली शैली आप जानते हैं पहाड़ी चित्रकला में सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है। पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन शैली किसे कहा जाता है? तो बसोहली शैली को ही कहा जाता है। बसोहली शैली का जन्म और उद्भव अगर बात करते हैं तो ये लोक कला से होता है। लोक कला वही जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित होते हैं, क्षेत्रीय केंद्र होते हैं, वही आपका लोक कला के रूप में आ जाते हैं। बसोहली का क्षेत्र वर्तमान में जम्मू राज्य के कठुआ जिले के अंतर्गत आता है, जहां आज बसोहली तहसील के रूप में विद्यमान है। आज की डेट में आप जम्मू में देखेंगे तो कठुआ जिला में आपको ये देखने को बसोहली राज्य मिल जाएगा। प्राचीन काल में बसोहली की राजधानी जो हुआ करती थी मित्रों, प्राचीन काल में बसोहली की राजधानी क्या हुआ करती थी? बाल्लोर या फिर बालल्लपुर हुआ करती थी। बालल्लपुर या फिर बाल्लोर प्राचीन काल में बसोहली की राजधानी बना करती थी। बसोहली के वंशज अपने आप को पांडव के संतान मानते थे। कुल्लू राजवंश का राजकुमार राजा भोपाल 1565 ईस्वी में बसोहली राजा का संस्थापक सदस्य बन जाता है। कौन बन जाता है? बसोहली राज्य का संस्थापक सदस्य बनता है। नाम क्या होता है मित्रों? राजकुमार भोपाल। बसोहली के राजा बेलोरिया नाम से फेमस हो जाते हैं। कौन से नाम से? बेलोरिया के नाम से फेमस हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। आगे कहा जाए मित्रों तो अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, इससे क्वेश्चंस बनता ही है। कहता है फ्रांस के यात्री हैं बिगने अजीत घोष, जेसी फ्रेंच ने बसोहली शहर की यात्रा की और पहाड़ी क्षेत्र की कला का अध्ययन किया। बसोहली कलम को सबसे प्राचीन इन्होंने भी माना। कौन? बिगने, अजीत घोष और जेसी फ्रेंच ने भी माना है। बसोहली शैली की खोज की जब बात आती है 1939 नहीं 1929 1929 में अजीत घोष के द्वारा खोजा जाता है। बसोहली शैली के संदर्भ में सर्वप्रथम अजीत घोष को पहचान मिलती है, यानी सबसे पहले जब बसोहली शैली के जो सौंदर्य हैं उसको सबसे पहले अजीत घोष ने पहचाना था कि इसका सौंदर्य ऐसा है।
और बसोहली के राजा कृपाल पाल, कौन राजा कृपाल पाल 1590 ईस्वी में अकबर से साक्षात्कार किया और मुगल दरबार में बहुमूल्य भेंटों के साथ उपस्थित हुआ। कौन? कृपाल पाल। कृपाल पाल, अरे कृष्णपाल भाई, कृष्णपाल 1590 ईस्वी में वो राजा होते हैं कृष्णपाल। ये अकबर से साक्षात्कार के लिए जाते हैं और बहुत सारे अपना रत्न लेके जाते हैं, मुगल राज दरबार को भेंट करते हैं। बसोहली शैली का पौधारोपण राजा कृपाल पाल के समय में ही हुआ था। कृष्णपाल ने अकबर से जो है साक्षात्कार किया था, याद रखना है। और आधुनिक नगर बसोहली की स्थापना का श्रेय जो जाता है वो भूतपाल को जाता है। तो नगर स्थापना की अगर बात आती है तो भूतपाल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, बात याद रखना। एक दृश्य दर्शाते हैं, बहुत अच्छा है, साधु और कृष्ण। साधु व कृष्ण का एक दृश्य है, आपके बसोहली क्षेत्र का है। आप देख सकते हैं इधर भगवान श्री कृष्ण है, इधर आपका साधु का रूप दिखाई दे रहा है और ये आपसी संवाद कर रहे हैं। भूतपाल के समय के चित्र, एक चित्र में शाहजहां का सम्मान करते हुए भूतपाल को दर्शाया गया है, जो वर्तमान में डोंगरा आर्ट गैलरी जम्मू में आपको देखने को मिल जाएगी। कौन सा? शाहजहां का सम्मान वाला दृश्य। और रसमंजरी के चित्र पहाड़ी कला में बसोहली शैली में अंकित किए गए। तो पूछा जाएगा रसमंजरी का अंकन कहां पे हुआ, तो आपको कहना पड़ेगा बसोहली शैली में रसमंजरी का अंकन प्रमुखता से हुआ है। एक दृश्य दिखाते हैं मित्रों, बहुत अच्छा दृश्य है और यह दृश्य आपका राधा और कृष्ण का है। आप देख रहे हैं एक साइड में राधा, एक साइड में कृष्ण। कहां पे हैं? ये वाला दृश्य दिखाई दे रहा है, राधा और कृष्ण का दृश्य है मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है कि राजा कृपाल पाल बसोहली कलम के संरक्षक और प्रवर्तक बताए जाते हैं, अतः इन्हीं के समय में बसोहली शैली का सबसे बढ़िया विकास भी हो जाता है। जो प्रवर्तक है, संरक्षक है, उसी के टाइम पीरियड पे सबसे ज्यादा विकास किसका हो जाता है? बसोहली शैली का होता है। तो किसके टाइम पीरियड पे होगा? कृपाल पाल के समय में होगा। भानुदत्त की एक रचना है मित्रों रसमंजरी। रसमंजरी जो 1694-95 में बसोहली शैली की सबसे पहली चित्रित प्रति बताई जाती है। कौन? सबसे पहली चित्रित प्रति कौन सी है? तो भानुदत्त की कृति है रसमंजरी। इस प्रति का निर्माण चित्रकार देवीदास ने राजा कृपाल पाल के लिए किया था। किसने किया? देवीदास ने इसका चित्रण का कार्य किया। और रचनाकार तो आप जानते हैं, रसमंजरी के रचनाकार भानुदत्त हैं। कब बनी? तो ये बसोहली शैली में 1694-95 में देवीदास ने उकेरी थी, बढ़िया से बनाई थी। बसोहली शैली के महान संरक्षक राजा कौन है? तो वो कृपाल पाल ही होते हैं। कौन होते हैं? कृपाल पाल। अजीत घोष के शब्दों में बसोहली कलम का श्रेष्ठतम कला संभवतः 17वीं शताब्दी रहा है। यह अजीत घोष जो बसोहली शैली को खोजने का श्रेय प्राप्त करते हैं, उनका कहना है कि सबसे बढ़िया वाला श्रेष्ठतम काल जो रहा है वो 17वीं शताब्दी रहा है। बसोहली शैली का स्वर्णकाल राजा कृपाल पाल के समय में ही था और बसोहली में मेदिनी पाल ने रंग महल, शीश महल बनवाने का काम भी किया है। मेदिनी पाल के समय में बिना चित्र गिरि गोवर्धन बसोहली शैली के सबसे बढ़िया चित्रों में शुमार है। तो मेदिनी पाल के समय में बना चित्र जो है वो गिरि गोवर्धन है और गिरि गोवर्धन जो रचना है ये बसोहली शैली की सबसे बढ़िया रचनाओं में से एक है। आपको एक दृश्य दर्शाते हैं, गिरि गोवर्धन वाला है। भगवान लीलाधर, आप देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने अंगूठे से ऐसे उठाए हुए हैं पूरा पर्वत को और नीचे गाय ग्वाल बाल सब बैठे हुए हैं, आराम से कर रहे हैं। तो ये गिरि गोवर्धन वाला दृश्य बसोहली शैली का बढ़िया दृश्य बताया जाता है, प्रमुख दृश्य बताया जाता है। अगला जो आपका पॉइंट दिया गया मित्रों वो कह रहा है माखन चोर प्रसिद्ध चित्र है, बसोहली शैली का ही है। बसोहली शैली के चित्रों में हाशिया सादा बनाया जाता है। कैसा सादा बनाया जाता है? बसोहली शैली में मुख्य आकर्षक जो रहा वो चटकीले रंगों का रहा है और बसोहली शैली में आरंभ में तिब्बती शैली के नाम से भी इसे पुकारा गया। तो बसोहली शैली को स्टार्टिंग में तिब्बती शैली के नाम से भी संबोधित किया गया, बुलाया गया, पुकारा गया। बसोहली शैली में नेत्र सबसे सुंदर और सबसे बड़े बनाए गए। कैसे? नेत्र सबसे सुंदर और सबसे बड़े बनाए गए हैं। बसोहली शैली के चित्र जो है वो पंजाब संग्रहालय में देखने को मिल जाएंगे, संग्रहित हैं। स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग चित्र में मेवाड़ के अतिरिक्त बसोहली में भी हुआ है। तो स्वर्ण के कीट का कतरन जो प्रयोग किया गया वो मेवाड़ में भी किया गया और उसके साथ बसोहली में भी आपको देखने को मिल जाता है। जिस प्रकार कांगड़ा का सौंदर्य रेखाओं में है, ठीक उसी प्रकार बसोहली का जो सौंदर्य है मित्रों वो वर्ण लावण्य में निहित होता है। जैसे कांगड़ा का सौंदर्य जो है आपको रेखाओं में देखने को मिलता है, वैसे बसोहली का जो सौंदर्य है वो वर्ण लावण्य में देखने को मिल जाता है, उसमें निहित बताया जाता है। जयदेव की लिखित गीत गोविंद का चित्रण एक महिला कलाकार मानुकू द्वारा किया जाता है। गीत गोविंद का चित्रण किसने किया? मानुकू ने किया। मानुकू कैसी कलाकार रही? महिला कलाकार रही। प्रोफेसर वी एन गोस्वामी ने हरिद्वार के पांडव की
बहियों से पता लगाया कि सेऊ के पुत्र मानकू व नैनसुख थे जो गुलेरवासी थे। नैनसुख का पुत्र रांझा भी वशोली के भूपेंद्रपाल के समय में कार्य करता रहा। तो नैनसुख का पुत्र कौन रहा? रांझा रहे। कहाँ पे काम किए? भूपेंद्रपाल के टाइम पीरियड पे बसोहली में काम करते रहे। कल्याणपाल बसोहली शैली का आखिरी राजा था और इसी के समय में बसोहली कला का अंत भी हो जाता है। डॉक्टर एम.एस. रंधावा ने कहा कि बसोहली शैली पहाड़ी लोक कला और मुगलिया प्रविधा के सुखद मिलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। यह शैली कांगड़ा की सुकुमारिता, संस्कारिता और सूक्ष्मता से विरक्त रही है, लेकिन सहजता और ओजस्विता के गुण से परिपुष्ट है। बसोहली शैली में पेड़ों के प्रतीकात्मक रूप को दर्शाया गया है। प्रेम से पीड़ित नायिकाओं को फूलों से लटकती टहनियों के नीचे दर्शाया गया है। बसोहली शैली में मूसलाधार वर्षा के लिए सीधी रेखाओं से जलावृष्टि अंकित की गई है। हल्की वर्षा के लिए छोटी छोटी मोतियां जैसे झिलमिलाती बिंदुओं का प्रयोग हुआ है। बसोहली शैली के हास्य प्रायः गहरे रंग के हैं, कभी कभी गंदे पीले रंग के अंकित किए गए हैं और लाल हाशियों पर सफ़ेद रंग से टाकरी लिपि में लेख भी लिखा गया है। बसोहली शैली की रेखाओं में गति, ओज और उन्मुखता भी दिखाई पड़ती है। तो ये सारी जो सुविधाएं रहीं ये बसोहली शैली की रही हैं। अब बसोहली के बाद थोड़ा सा डाटा हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का देख लेते हैं। जैसे आपका राखीगढ़ी का नाम दिया गया, तो राखीगढ़ी आप जानते हैं किस प्रांत में पड़ता है? हरियाणा प्रांत में पड़ता है। इसे हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी भी कहा जाता है। खूब पूछा जाता है क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी कौन है? तो आपको कहना पड़ेगा राखीगढ़ी है। वर्तमान में ज्ञात सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो यही आपका राखीगढ़ी ही सबसे बड़ा सभ्यता का स्थल है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड का सबसे बड़ा स्थल आपका राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी के बाद दायमाबाद की बात करते हैं। महाराष्ट्र में पड़ता है। प्राप्त अवशेष क्या क्या मिले? तांबे का रथ मिला है, तांबे की हाथी की मूर्ति मिली और तांबे के गहने की मूर्ति भी आपको दायमाबाद से ही मिली। मीताथल की अगर बात करते हैं तो मीताथल कहाँ पे है मित्रों? ये भी आपके हरियाणा में है। प्राप्त अवशेष क्या है? तो संघ की चूड़ियां आपको कहाँ से मिलती हैं? मीताथल से मिलती हैं। मीताथल से क्या मिलती हैं? संघ की चूड़ियां मिलती हैं। वही संघ जिसे बजाया जाता है मित्रों, जिसे बजाया जाता है। आलमगीरपुर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में है, मेरठ के पास। इसमें प्राप्त अवशेष क्या है? तो रोटी बेलने की चौकी मिली है, जिसपे रोटी बेला जाता है मित्रों। आगे बात करें सिंधु सभ्यता के प्रतीक चिन्ह और उनके महत्व की बात करते हैं। जैसे मातृ देवी की बात करें तो मुख्य ईष्ट देवी बताई जाती है मातृ देवी। पशुपति शिव की अगर बात करते हैं, योगीश्वर के रूप में दर्शाया जाता है, इनका महत्व है। कुबड़ वाला बैल की बात करते हैं, पवित्र पशु के रूप में देखा जाता है। कबूतर की अगर बात करते हैं तो पवित्र पक्षी आपका कबूतर होता है सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे। पवित्र वृक्ष की अगर बात करते हैं तो पीपल आता है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, सूर्य उपासना का प्रतीक बताया गया। जबकि ताबीज की अगर बात करते हैं तो प्रजनन शक्ति का प्रतीक जो है वो आपका ताबीज होता है। जबकि बकरा की अगर बात करते हैं तो बलि का प्रतीक इंडस वैली सिविलाइजेशन में बकरा को बताया गया, दर्शाया गया है। आगे बढ़े तो सिंधु सभ्यता की विशेषताओं की बात करते हैं। सिंधुवासी जौ, गेहूं, तिल, मटर, चावल, कपास, व्यावसायिक फसलों की खेती किया करते थे। सिंधुवासी नारियल, खजूर, आम, तरबूज आदि फलों का सेवन करते थे, जिसकी जानकारी मृदभांड पर अंकित चित्रों से ज्ञात होता है। सिंधु सभ्यता में प्राप्त कपास की खेती भी खूब बढ़िया से हुई है और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं। कपास सिंधुवासियों का मुख्य व्यवसायिक फसल रहा है। सिंधुकालीन लोग गाय, भैंस, ऊंट, भेड़ आदि पशुओं को पालन करते थे। बाघ, हिरन, खरगोश आदि पशुओं से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो घोड़े का ज्ञान नहीं रखते थे, यानी घोड़ा नहीं पहचानते थे। सिंधुवासी को लोग सूती, ऊनी, रेशमी आदि वस्त्रों का भी उपयोग किया करते थे और सिंधु सभ्यता के लोगों को कताई, बुनाई और रंगाई का भी ज्ञान रहा है। किसका किसका रहा है? कताई, बुनाई और रंगाई का भी ज्ञान था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने तांबा, चांदी, सोना, टिन, कांसा, पीतल, सीसा आदि धातुओं का भी ज्ञान रहा है, यानी इन सभी के बारे में वो जानते थे। कांसा की अगर बात करते हैं, तांबा प्लस टिन प्लस जिस्ता मिलाया जाए तो वो आपका कांसा बनता है। 90% तांबा ले लो, 7% टिन ले लो, 3% जस्ता ले लो, आपस में मिलाओ और अपना पीतल तैयार कर लो। पीतल तैयार करो, अरे कांसा तैयार करोगे बाबू। आगे बढ़ें तो सिंधु सभ्यता के लोग प्रमुख रूप से कांस्य धातु को अपनाया करते थे। कांस्य धातु जो तांबा, टिन और जस्ता का जो है मिश्रण है। सिंधु सभ्यता के लोग सर्वाधिक ताम्र धातु का उपयोग किया करते थे, प्रयोग किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों को लौह धातु की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। तो आपसे पूछा जाता है क्या आप नहीं पहचानते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा नहीं पहचानते थे, लोह धातु से अपरिचित थे।
सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों का साक्ष्य भी अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ है और बर्तन में धरातल को लाल रंग से लपेट करके उसके ऊपर काले रंग की चित्रकारी भी की गई है। सिंधु सभ्यता के बर्तन चाक पे बनाए गए हैं और सिंधु सभ्यता के लोगों ने 100 पात्रों पे सर्वाधिक मयूर पक्षी का चित्रण भी देखने को मिल जाता है। 100 पात्रों पे क्या मिला है मित्रों? मयूर पक्षी का अंकन देखने को मिलता है। सिंधुवासी सेलखड़ी, तांबा, हाथी दांत, मिट्टी के मोहरों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में लगभग 1200 से 2000 मोहरें प्राप्त होती हैं। सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी तथा वर्गाकार में दिखाई देती हैं। इन मोहरों पर अधिकांशतया मोटाई जो है वो 1.5 इंची बताई जाती है। इस सभ्यता की सर्वाधिक जानकारी हमें मोहरों से ही प्राप्त होती है और मोहरों पे सर्वाधिक पीपल वृक्ष का अंकन देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम क्या मिलता है? पीपल वृक्ष का अंकन। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक सिंग वाला बैल जिसे यूनिकॉर्न बुल कहा जाता है मित्रों, उसका भी अंकन देखने को मिलता है। और मोहरों पे सर्वश्रेष्ठ जो आकृति है वो आकृति कुकुद वाले वृषभ की है। कुकुद वाला वृषभ यानी कुबड़दाल बैल है, तो उसका दृश्य खूब ज्यादा आकृति में आपको देखने को मिल जाएगा मोहर में। मोहरों की माप की अगर बात करते हैं 2.8 गुणे 2.8 गुणे 1.5 इंच का है, दूसरा 2.5 गुणे 2.5 गुणे 1.5 इंच का है और तीसरा जो है 2.4 गुणे 2.4 गुणे 1.5 इंच का है। तो ये आपके मोहरों के आकार हो गए, शेप एंड साइज हो गए। सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता में कुल जो है 18 प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। कितनी? 18 प्रतिमाएं। डीएच गार्डन ने इस सभ्यता को सुमेरियन प्रभाव से युक्त माना है। डीएच गार्डन ने कैसा माना है? सुमेरियन प्रभाव से युक्त माना है। घरों में मिले स्नानागार बृहद वृत्ताकार योजना पर बनाए गए हैं। घरों में मिले स्नानागार अर्धवृत्ताकार योजना पे बनाए गए हैं, तो ऐसे बने हैं अर्धवृत्ताकार। ऐसा हड़प्पा में ईंटों का जो अनुपात है 4:2:1 का है, 4:2:1 का है। और सिंधु सभ्यता के मकान जो है वो ग्रिड पद्धति पे बनाए गए हैं। याद रखना, ग्रिड पद्धति का उपयोग यहाँ पे किया गया है। कांच की ओप यानी पालिश चढ़ाने की शुरुआत जो है वो सिंधु सभ्यता से ही मानी जाती है। तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ पंजाब से प्राप्त हुई है। आपसे पूछा जाएगा तांबे की कुल्हाड़ी का उल्लेख कहाँ मिला है, तो रोपड़ से मिला है। घोड़े की हड्डियां सुरकोटदा से प्राप्त हुई हैं, याद रखना। जबकि सिंधु सभ्यता के लोग मकान निर्माण में एल आकार की ईंटों का निर्माण करते थे, इस टाइप की ईंट। आगे अग्नि यानी भीषण अग्निकांड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो रोजदी से प्राप्त हुए हैं मित्रों। और सिंचाई के लिए नहर का प्रयोग कहाँ से भी हुआ है, तो ये मालवाड़ राजस्थान से जो है आपका क्या मिला है, सिंचाई की नहर का उपयोग देखने को मिला है। सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक रही है, याद रखना, पितृसत्तात्मक नहीं है, मात्र सत्तात्मक रही है। और सिंधुवासी जो है वो पशुपति और मातृ देवी की पूजा भी किया करते थे। मूर्ति पूजा का प्रारंभ जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना जाता है। और मनके बनाने के कारखाने जो है लोथल और चनौदरों से देखने को मिल जाते हैं। धान की भूसी का साक्ष्य लोथल और रंगपुर से मिला है। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्यपाषाण काल का मिलना प्रारंभ हो जाता है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो दिखाई देता है वो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त हो जाता है। मानव के अस्थिपंजर का पहला अवशेष जो है वो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से मिलता है। सरायनाहर और महादहा से प्राप्त हो जाता है अस्थिपंजर का उल्लेख। कहाँ से? सरायनाहर और महादहा। अब उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल की अगर बात करते हैं मित्रों, तो आप जानते हैं इसे कहा जाता है न्यूलिथिक एज, जो 10,000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होकर के 3,000 ईसा पूर्व, कई किताबों में 4,000 ईसा पूर्व, कई किताबों में 5,000 ईसा पूर्व और कई किताबों में तो 6,000 ईसा पूर्व तक का ढेर से लिखा हुआ है। हालांकि भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज की अगर बात करते हैं, डॉक्टर प्राइमरोज ने प्रारंभ कर दिया था। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल सबसे प्राचीन बस्ती जो है वो मेहरगढ़, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, वो वाली है सबसे प्राचीन बस्ती। कौन सी है? मेहरगढ़ है। नवपाषाण कालीन मानव घर्षित पालिशदार पत्थरों से बने हथियार का प्रयोग किया करते थे। किससे? घर्षित पालिशदार पत्थरों का प्रयोग बढ़िया से करते थे। नवपाषाण कालीन हथियारों में सर्वाधिक प्रयोग जो है वो पत्थर की कुल्हाड़ी का किया जाता था। नवपाषाण काल में मानव सर्वप्रथम अस्थायी रूप से बसना प्रारंभ किया था। नवपाषाण काल मानव सर्वाधिक अस्थायी रूप से बसना प्रारंभ किया था। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ से प्राप्त होती है। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त होती है। उत्तर भारतीय नवपाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक गर्तावास, जिसे गड्ढाघर कहा जाता है, बुर्जहोम और गुफल रालक भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ये उत्तर नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। पहिए का आविष्कार अगर पूछा जाए तो नवपाषाण काल लगाना, जिसे उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। बुर्जहोम की कब्र में पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफनाए गए। तो बुर्जहोम में कुत्ते और मालिक एक साथ दफनाए जाते हैं, ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। मानव ने कृषि कार्य की शुरुआत जो है वो नवपाषाण काल से ही स्टार्ट की थी, यानी खेती करना नवपाषाण काल में शुरू कर देता है मानव। आगे कहा जाए तो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है मित्रों, तो गेहूं है और उसके बाद जौ हो जाती है। तो जब गेहूं ऑप्शन नहीं होता है तो जौ आंसर बनता है।
इलाहाबाद कुलवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है मित्रों। इलाहाबाद का कुलवा चावल के लिए जाना जाता है, विश्वविख्यात होता है। और नवपाषाणकालीन मानव का प्रमुख केंद्र जो है वो बेल्लारी रहता है। बेल्लारी आपका कर्नाटका में है, याद रखना। नवपाषाणकालीन मानव बस्तियों का रहना आरंभ हो जाता है, बस्तियों में रहना स्टार्ट कर देता है। और नवपाषाण काल में मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार भी कर लिया था। मिट्टी के बर्तन बनाने में चाक का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही किया गया था। और नवपाषाण काल का एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र नर्मदा की घाटी से प्राप्त हुआ है। पूछा जाएगा गढ़ा हुआ गोल यंत्र कहाँ से मिला, तो आप कहना नर्मदा की घाटी से मिला है। उत्तर पाषाणकालीन मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का उपयोग किया और पालिश लगाने की कला का आरंभ नवपाषाण काल से ही स्टार्ट हो जाता है। नवपाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिर्जापुर, सिंघनपुर और बेल्लारी से प्राप्त होते हैं। उत्तर पाषाण काल मानव सारे भारतवर्ष में फैल गया और बेल्लारी उसका प्रधान केंद्र भी बन जाता है। नवपाषाणकालीन नर्मदा नदी की दरियाई घोड़े और अन्य पशुओं के अश्मीभूत हड्डियां भी आपको देखने को मिल जाती है। तो नवपाषाण काल से आपको क्या मिला, दरियाई घोड़े की हड्डी मिली है, अश्मीभूत हड्डियां भी देखने को मिल जाती हैं। नवपाषाण युगीन मानव के यंत्र निर्माण करने की उद्योगशालाएं दक्षिण भारत में ही प्राप्त हो जाती हैं। कुछ स्थानों पे हिरोंजी के टुकड़े, सील और पत्थर भी प्राप्त हुए हैं जिन पे हिरोंजी को पीसा जाता था। ये सब आपका नवपाषाण काल में ही मिला है। और ज्यामितीय या मूर्त कला का विकास जो होता है ये भी आपके नवपाषाण काल में ही होता है। तो ये सारा दृश्य आपको याद रखना होगा। आप जानते होंगे मित्रों, भारत में प्रागैतिहासिक कला चित्रों में खूब आता है। मिर्जापुर जैसे कार्लाइल 1880 के आसपास खोज लेते हैं। भीमबेटका वाकड़कर साहब 1958 में खोजते हैं। पंचमढ़ी डीएच गार्डन खोजते हैं 1936 में, आप जानते हैं। होशंगाबाद में रंजन घोष साहब खोजते हैं 1922 में। बेल्लारी या फासेट खोजते हैं 1892 में, आप जानते ही होंगे। 1907 में बांदा को सी सिल्वराड के द्वारा खोजा जाता है। और जब उत्खनन की बात सिंगापुर की आती है तो सिंघनपुर आपको 1910 के आसपास खोजा जाता है और WG एंडरसन के द्वारा खोज लिया जाता है। होशंगाबाद 1922 में मनोरंजन घोष खोजते ही हैं। आपको ये सब पता है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। नहीं पता है अगले क्लास में उसे भी ले लेते हैं। फिलहाल आज की क्लास कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।